माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विथ आरके में। तो आज चर्चा का विषय है भारतीय संविधान का भाग 1, जिस अध्याय का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही, अपना प्यार और आशीर्वाद हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब चर्चा करते हैं भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा की गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी चर्चा करेंगे अनुच्छेद और धाराओं में क्या अंतर है। भारतीय संविधान को जब पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में भागों की संख्या 25 तथा अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं। अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है इंडिया, जो कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसके हम एक सामान्य समझ विकसित करते हैं राज्य और संघ के बारे में। जो अनुच्छेद 1 है वो दो बातों की ओर संकेत करता है। एक, भारत का नाम दर्शित करता है, और दूसरा भारत की राज पद्धति की ओर संकेत करता है। अर्थात भारतीय शासन की जो विशेषता है वो संघात्मक प्रवृत्ति है। इंडिया, जो कि भारत, ये नाम दोनों इसलिए शामिल किए गए हैं, जो भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, संविधान सभा के सदस्य, उसमें दो विचारधाराओं के लोग थे। एक विचारधारा के लोग जो आधुनिक नाम इंडिया के समर्थक थे, और दूसरे वे लोग थे जो परंपरागत नाम भारत के समर्थक थे। लेकिन इन दोनों के मध्य एक मध्य मार्ग निकाला गया, अर्थात भारत और इंडिया दोनों नाम अनुच्छेद 1 में शामिल किए गए। मूल संविधान में 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन था। उनको श्रेणी क, ख, ग और घ में बांटा गया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के तर्ज पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इन चारों श्रेणियों को समाप्त करके केवल 2 श्रेणियां ही लागू की गई। नंबर 1 राज्य और दूसरा संघ शासित प्रदेश। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों राज्यों के संघ हैं, लेकिन अंग्रेजी में भारत के संदर्भ में यूनियन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में फेडरल शब्द प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में अंतर को समझने का हम प्रयास करते हैं। अमेरिका भी कभी ब्रिटिश का उपनिवेश रहा, जैसा कि भारत रहा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसमें 13 कॉलोनियां थी, जिन्होंने आपसी समझौता करके अपने शक्तियों का विभाजन कर दिया। कुछ शक्तियां केंद्र को तथा कुछ शक्तियां राज्य में निहित कर दी गई। लेकिन इस पद्धति को कॉन्फेडरल पद्धति कहा जाता है। उसके बाद जो राज्य हैं और जो केंद्र है, उसमें शक्ति का विभाजन इस प्रकार किया गया, जो विशिष्ट शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां राज्य में निहित की गई, अर्थात 13 कॉलोनियों में निहित थी। तो इस पद्धति को फेडरल सिस्टम कहा जाता है, परिसंघीय पद्धति कहा जाता है। अभी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, जिनके अपने संविधान हैं और ध्वज भी अलग अलग हैं। जिस प्रकार ये राज्य एक समझौता के रूप में एकत्र हुए थे, इसी प्रकार ये समझौता समाप्त करके इन्हें अलग होने का भी अधिकार रहता है। लेकिन यूनियन और भारत के संदर्भ में ये ऐसा प्रावधान नहीं है, और भारतीय संघ ये राज्यों का एक समझौते से निर्मित एक संघ नहीं है, अर्थात इसके किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था, और इसके बाद कई अधिनियम निकले जिससे भारतीय शासन में सुधार किया गया। लेकिन 1935 का जो अधिनियम था, बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम, उसके तहत एक अखिल भारतीय संघ निर्मित करने का प्रावधान था। लेकिन शर्त यह थी कि यह प्रावधान तभी लागू होगा जब 50% से अधिक देशी रियासतें इस समझौते में हस्ताक्षर करेंगे। अंततः यह समझौता सफल नहीं हुआ।
लेकिन एक चुनौती तब उत्पन्न हुई जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो एक चुनौती इस तरीके से थी कि इसमें 552 रियासतें थीं और जिनमें अलग अलग शक्तियां विभाजित करना एक चुनौती था। समस्या यह थी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में फेडरल सिस्टम अपनाया जाए या फिर यूनियन सिस्टम अपनाया जाए, क्योंकि जो फेडरल सिस्टम है वो 552 रियासतों को अलग अलग से विशिष्ट शक्तियां प्रदान करना या देना एक चुनौतीपूर्ण या चुनौती भरा कार्य था। इसलिए फेडरल जो शब्द है ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में शामिल नहीं किया गया। इसके लिए संघ या यूनियन शब्द प्रयोग किया गया, क्योंकि जो विशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र पर स्थापित होंगी। ये राज्य भारतीय संघ में इस प्रकार शामिल है जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग हैं, आंख, नाक, हाथ, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो राज्य हैं वो भारत के एक अंग हैं, इन्हें भी अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसे हमने चर्चा करी अमेरिका के बारे में, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। नागरिकता एक जो राज्य की होगी, दूसरी नागरिकता जो राष्ट्र की होगी। लेकिन भारत में केवल एक ही प्रकार के नागरिकता का प्रावधान है, वह भारतीय है। भारत से अलग किसी अन्य राज्य का अस्तित्व नहीं है। अब बातचीत करते हैं अनुच्छेद 2 के। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर भारत संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। उदाहरण के रूप में सिक्किम ले सकते हैं। जैसे 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत संघ में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम स्थापित हुआ, जो कि पहले भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने की चर्चा करता है। जैसे अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान है वो है नए राज्यों के निर्माण करने का प्रावधान। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 के तहत आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत केरल व मध्य प्रदेश के गठन किए गए और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। यह प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। और दूसरा प्रावधान की बात करेंगे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, वो है विलय का प्रावधान। जैसे हाल ही का उदाहरण इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव विलय अधिनियम 2019 के तहत इन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। यह प्रावधान 26 जनवरी 2020 से लागू है। अगला प्रावधान है विभाजन के तहत। जैसे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग का नाम पंजाब तथा दूसरे का नाम हरियाणा रखा गया। अगला प्रावधान अर्जन से लिया गया भूभाग से है। जैसे 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो सिक्किम है उसे 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। अंतिम प्रावधान नाम परिवर्तन का है। जैसे मद्रास नाम परिवर्तन विधेयक 1968 के तहत इसका नाम तमिलनाडु रखा गया और मैसूर नाम परिवर्तन विधेयक 1973 के तहत इसका नाम कर्नाटक रखा गया और उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 के तहत उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। यह प्रावधान 1 जनवरी 2007 से लागू किया गया। और ये सारे परिवर्तन उस राज्य की अनुमति के बिना ही किए जा सकते हैं। केवल राष्ट्रपति के अनुमति लेना ही इसके लिए पर्याप्त है। और जो इस संदर्भ में प्रसिद्ध मामला है वो है बेरुबाड़ी बनाम भारत संघ AIR 1960। यह मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि जो लोग भारत में निवास कर रहे थे उनकी जो जमीन थी वो बांग्लादेश में है, लेकिन और
बांग्लादेश में निवास करने वाले लोगों की जमीन भारत में है और उन लोगों ने आपसी समझौते से ही जमीन का बंटवारा कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है, इसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन करना होगा। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश की दोनों सरकारों ने 1960 के इस मामले को सुलझाया है और भारतीय संसद ने 100वां संविधान संशोधन 2015 लाकर इसमें सुधार किया। इस समझौते के तहत जो भूभाग है, कुछ भूभाग बांग्लादेश को सौंपा गया, जबकि बांग्लादेश का कुछ भूभाग भारत को सौंपा गया। अब बातचीत करते हैं अंतिम अनुच्छेद की, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में जो किया गया संविधान संशोधन है उसे भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। लेकिन अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में संशोधन करने के लिए केवल राष्ट्रपति की अनुमति लेना ही पर्याप्त है, हस्ताक्षर नहीं। केवल शर्त यह है कि संसद की या फिर सदन के 50% सदस्य उस विधेयक को बहुमत से पास कर चुके हैं तथा राष्ट्रपति को इसमें मना करने के कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि यह विधेयक तभी लाया जाता है जब राष्ट्रपति अनुमति देते हैं। इस उपबंध के लागू होने के बाद अनुसूची 1 तथा अनुसूची 4 दोनों में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि राज्य के होने या न होने की चर्चा अनुसूची 1 में की गई है। जब राज्य के अस्तित्व के लिए विवाद उत्पन्न होता है कि कोई राज्य इस नाम से अस्तित्व में है या नहीं है, इसके लिए अनुसूची 1 देखी जाती है। और वही अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा करते हैं। मुझे आशा है कि मैं इस टॉपिक को आप लोग को समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर। जय हिंद।